हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल। वैसे मुद्रास्फीति का चैप्टर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है? मुद्रास्फीति जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 1-2 वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है, बल्कि कीमत स्तर में लगातार बढ़ने का रुख मुद्रास्फीति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य कीमत स्तर 1-2 वर्षों में बढ़ गया, फिर घट गया, बढ़ गया, इस तरह से नहीं, लेकिन एवरेज रूप से, औसत रूप से कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। इसमें कुछ हो सकता है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और कुछ की घट सकती है और कुछ की स्थिर रह सकती हैं, लेकिन औसत रूप से सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो ही हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति है। चलिए गार्डन एक्ने की परिभाषा देखते हैं। हम मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफ़ी वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मुद्रास्फीति स्पष्टतया एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है बन जाती है जो कि बढ़ती कीमतों की सूचक होती है, न कि ऊंची कीमतों की। ऐसा नहीं है कि किसी की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति के सूचक है, लेकिन बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति की सूचक होती हैं। और लगातार बढ़ना, मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा होती है। इसका विश्लेषण प्रावेगिक रूप में किया जाता है। ये मुद्रास्फीति की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम विशेषताएं कह सकते हैं, जो ये सारी बातें होने पर ही हम मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है। ये एक असंतुलन की दशा होती है, एक प्रक्रिया होती है और इसका विश्लेषण प्रावैगिकी की सहायता से किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति हम कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं? वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर, यानी वर्ष टी में कीमत स्तर माइनस वर्ष T-1 में कीमत स्तर अपॉन वर्ष T-1 में कीमत स्तर इजिकल टू 100। तो इसका कहने का मतलब है कि वर्तमान में कीमत स्तर माइनस पिछले वर्ष का कीमत स्तर अपॉन पिछले वर्ष का कीमत स्तर का भाग देकर 100 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मुद्रास्फीति माप सकते हैं। अब मुद्रास्फीति की, भारत में मुद्रास्फीति की किस्में या मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में। अब मुद्रास्फीति को कई प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की तीव्रता या वार्षिक दर के आधार पर 3 प्रकार होते हैं: साधारण मुद्रास्फीति, मॉडरेट तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, गैलोपिंग, और अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन होती है। इनको डिटेल से हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी बता रही हूँ कि मुद्रास्फीति की कौन कौन से, किस तरह से मुद्रास्फीति होते, प्रकार होते हैं। कारणों के आधार पर प्रायः ये तो है मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार बताए हैं, और ये कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति मांगजन्य मुद्रास्फीति, पूर्तिजन्य या लागतजन्य मुद्रास्फीति और ढांचागत मुद्रास्फीति। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर विभिन्न किस्में हमने देखी थी कि मुद्रास्फीति की 3 किस्में हैं तीव्रता के आधार पर: साधारण मुद्रास्फीति, मॉडरेट, और दूसरी है तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तीसरी है हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। चलिए देखते हैं साधारण मुद्रास्फीति। इसमें कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है। प्रायः 1 इकाई वाली मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों की स्थिति को साधारण मुद्रास्फीति कह सकते हैं, कहकर संबोधित किया जाता है। इस स्थिति में लोगों का मुद्रा में विश्वास बना रहता है। लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। वे अपने धन को वास्तविक परिसंपत्ति के रूप में बदलने के बजाय मुद्रा के रूप में रखना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें मुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास होता है। इसमें एक अंक में ही मुद्रास्फीति होती है। और तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, इसे दौड़ती मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में प्राय 2 अंकों व 3 अंकों में देखने को मिलती है, जैसे 20%, 100% आदि। तीसरी है अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन। इस प्रकार की स्थिति में कीमतें प्रतिवर्ष बेकाबू ढंग से बढ़ने लग जाती हैं और 1920 के दशक में जर्मनी में दशा पाई गई थी। सामान्य काल में लोग जेब में पैसा ले जाते हैं और टोकरों में खाद्य
सामान लाते हैं, लेकिन हाइपर मुद्रास्फीति की दशा में टोकरों में पैसा ले जाते हैं और जेब में खाद्य पदार्थ लाते हैं और लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोग मौद्रिक रूप से पैसा रखना उचित नहीं समझते हैं। लोग परिसंपत्ति में बदलते हैं। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में। कारणों के आधार पर भी मुद्रास्फीति की 3 किस्में बताई थी। मांगजन्य मुद्रास्फीति, दूसरी बताई थी पूर्तिजन्य लागतजन्य मुद्रास्फीति, तीसरी थी ढांचागत मुद्रास्फीति। मांगजन्य मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें अतिरिक्त मांग की मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। यह किस कारण से उत्पन्न होती है? अतिरिक्त मांग के कारण उत्पन्न होती है, या तो जनसंख्या बढ़ जाए या और किसी कारण से मांग बढ़ जाने के कारण यह मांगजन्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे मांगजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इस संबंध में केन्स का स्फीतिकारी अंतरण इन्फ्लेशनरी गैप वाला विश्लेषण प्रयुक्त किया जा सकता है। केन्स ने जो इन्फ्लेशनरी गैप दिया था उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, इसको समझाने, मांगजन्य मुद्रास्फीति को समझाने के लिए। देखते हैं वो डायग्राम। OYX पर आमदनी या वास्तविक उत्पत्ति मापी गई है। OY पर आमदनी देखी गई है और OY क्षैतिज अक्ष पर आमदनी और वास्तविक उत्पत्ति मापी गई है और 45 डिग्री रेखा OE समग्र पूर्ति को सूचित करती है। क्षैतिज अक्ष Y पूर्ण रोजगार की स्थिति अथवा अर्थव्यवस्था द्वारा अधिकतम उत्पत्ति की मात्रा को सूचित करता है। जिसका अल्पकाल से संबंध है। इस स्थिति में अतिरिक्त मांग की मात्रा AB के अतिरिक्त काल से ऐसे संबंधित है कि दीर्घ काल में तो मांग के अनुसार पूर्ति बढ़ाई जा सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इस स्थिति में अतिरिक्त मांग की मात्रा अतिरिक्त मांग AB के द्वारा सूचित की जाए, क्योंकि यह समग्र मांग व समग्र पूर्ति की दूरी बतलाती है। इसे स्फीतिकारी अंतर भी कहा जाता है। ऐसी दशा में अतिरिक्त मांग के कारण कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, क्योंकि रोजगार की उत्पत्ति की मात्रा से YP से आगे उत्पत्ति की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह स्फीतिकारी अंतर कम तभी हो सकता है जबकि किसी कारण से उपभोग फलन नीचे की ओर खिसक कर अथवा ब्याज दर के बढ़ने से विनियोग कम हो अथवा करों की वसूली कीमतों से ज़्यादा हो और तेज गति से बढ़े, ताकि खर्च योग्य आय या वास्तविक आय में कमी आने से उपभोग वक्र नीचे की ओर आए। देश में कीमतों के बढ़ने से आयात बढ़ते हैं व निर्यात कम होते हैं, जिससे शुद्ध विदेशी विनियोग कम होने से भी C+I+G वक्र नीचे की ओर खिसकेगा और पूर्ति मांग अपने पहले वाले स्तर पर आ सकती है। इस प्रकार कई प्रकार के प्रभावों के फलस्वरूप C+I+G+ वक्र नीचे आकर B बिंदु पर समग्र पूर्ति वक्र को काटने से स्फीतिकारी अंतर समाप्त हो सकता है। एक इस तरह भी समझाया जा सकता है। दूसरा डायग्राम, मांगजन्य मुद्रास्फीति के लिए OX पर वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा मापी गई है और जो मांग व पूर्ति को दर्शाती है। OP अक्ष पर कीमत स्तर मापा गया है, जिसमें स्मरण रहे कि यहाँ AD मांग वक्र व AS पूर्ति वक्र साधारण रूप में क्रमश कीमत स्तर व पूर्ति का संबंध बतलाते हैं। इसमें प्रथम संतुलन में E बिंदु पर P कीमत निर्धारित है और बाद में मांग वक्र के AD से बढ़कर AD1 हो जाने पर, पहले यहाँ पे E बिंदु पर संतुलन होता है। जब मांग बढ़ जाती है तो यहाँ पे संतुलन होता है, जो कि वास्तविक उत्पत्ति की तुलना में ज़्यादा हो जाती है मांग। एक नया संतुलन E1 पर स्थापित होता है, जिससे कीमत स्तर PO से OP1 पर आ जाता है। इस प्रकार यह मांग के बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ा है, अतः यह मांगजन्य या मांग के खिंचाव उत्पन्न या मुद्रास्फीति की दशा का सूचक 1920 के दशक में जर्मनी की हाइपर मुद्रास्फीति मांगजन्य मुद्रास्फीति थी। आगे देखते हैं लागतजन्य मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यह पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है। पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न, इसका मतलब है कि लागतों में वृद्धि से संबंध होता है।
लागतों की वृद्धि से प्रायः मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की दशा में पहले उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने व श्रमिकों के बेरोजगार पाए जाने की अवस्था में भी उत्पन्न हो सकती है। एक तो ये मजदूरी की वृद्धि हो जाए, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, कारण भी उत्पन्न हो सकती है। और लागत जन्य मुद्रा रोजगार की दशा से पहले ही, जैसे उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने व श्रमिकों के बेरोजगार रह पाए जाने पर भी उत्पन्न हो सकती है। चित्र में पूर्ति वक्र के ऊपर की ओर खिसक जाने से पहले AS और ऊपर की ओर खिसक जाने AS1 पूर्व मांग वक्र AD को E1 पर काटता है, जिससे कीमत P से बढ़कर P1 पर आ जाता है। अतः यह सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति का कारण लागत का बढ़ना होता है। हमने AS को सारी दूर बढ़ता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि हमने माना है कि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है, जिसका उपभोग करते जाने पर पूर्ति बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि लागतों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। अगर लागतों में वृद्धि होगी तो उत्पादक लागतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक रूप से बढ़ना है, और मजदूर संघ अपनी सौदाकारी शक्ति बढ़ाकर मजदूरी बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। और विदेशों से आयातित महंगे कच्चे माल से उत्पादन लागत बढ़ती है। अगर विदेशों से कच्चे माल आयात करते हैं और उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो पावर की कीमत बढ़ने से लागत में वृद्धि होती है। ऊंचे ब्याज व मुनाफे के कारण भी लागत बढ़ने लग जाती है। ढांचागत मुद्रास्फीति विकासशील देशों में प्रायः ढांचागत या संरचनात्मक मुद्रास्फीति की दशा पाई जाती है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ सकना कठिन होता है। क्या है ढांचागत स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? विकासशील देशों में प्रायः ढांचागत या संरचनात्मक मुद्रास्फीति पाई जाती है। किस लिए होती है कि हमारे पास यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ा सकना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने साधन नहीं होते, टेक्नोलॉजी नहीं है। कृषिगत उत्पादन पर मानसून प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव पाया जाता है। देश में आधारभूत ढांचे जैसे कि परिवहन, विद्युत की सप्लाई आदि में भी कई प्रकार की रुकावटें पाई जाती हैं। कई प्रकार की संस्थागत कठिनाइयाँ, टेक्नोलॉजी पिछड़ापन, संगठनात्मक व प्रशासनिक बाधाएं विकास के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक ढांचा विकास के मार्ग में साधक न होकर बाधक बने रहते हैं। और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निम्न किस्म की ढांचागत बाधाएं पाई जाती हैं। साधनों का अंतर या अभाव, विदेशी मुद्रा का अभाव, आधारभूत ढांचे की कमियां, खाद्य पदार्थों की कमी। मुद्रास्फीति के परिणाम या आर्थिक प्रभाव। मुद्रास्फीति के क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो कमी भी मुझे ज़रूर बताना। आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।